हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज है 8 अगस्त, तो हम बात करेंगे 8 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में और अपन उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्ट्रेटेजिक जीके से रिलेटेड होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस एक्ट में मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया? ऑप्शन ए 1861 के एक्ट में, ऑप्शन बी 1892 के एक्ट में, ऑप्शन सी 1909 के एक्ट में, ऑप्शन डी 1919 के एक्ट में। तो ये दिया गया 1909 के मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम एक्ट के तहत। मतलब इस एक्ट को मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम भी कहते थे, क्योंकि भारत सचिव लॉर्ड मार्ले व भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने 1906 में एक सुधार योजना बनाई थी और इस योजना को ही 1909 के अधिनियम के रूप में भारत में लागू कर दिया, जिस कारण से इसको मिंटो मार्ले या फिर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया। और इसी एक्ट के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन अपनाते हुए मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब इस दिन से प्रत्यक्ष रूप से मतदान दे सकते थे लोग। लेकिन क्या है कि कुल जनसंख्या के 3% भाग को ही मत देने का अधिकार दिया गया, और जिनमें भी महिलाओं को मत देने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, तो और मतदार की जो मत देने की न्यूनतम आयु थी वो थी 25 वर्ष निर्धारित की गई थी। 25 वर्ष से कम का नहीं दे सकता। और वो भी कैसे कि संपत्ति और मतलब 2-3 पॉइंट उसके निर्धारित करके उनको ही सिर्फ मत देने का अधिकार दिया गया। और इस एक्ट के बारे में के मुंशी ने कहा था कि इस एक्ट ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। क्या कहा था उन्होंने? कि इस एक्ट ने भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि के मुंशी ने किस एक्ट के बारे में यह कहा कि भारत में उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है? तो भी आंसर आपका क्या होगा? 1909। और एक चीज़ और बता दूँ इस एक्ट से कि पहली बार जो वायसराय की कार्यकारिणी थी उसमें प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में भी इसी एक्ट में प्रथम भारतीय को शामिल किया गया था। और वे कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 1909 के एक्ट के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताई। तो आपका क्वेश्चन 1909 के एक्ट में से कहीं से भी आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है करंट जीके से, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को, 7 अगस्त को, 8 अगस्त को या फिर 9 अगस्त को? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। और इसे राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग है उसको उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और पहला जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन था वो 7 अगस्त 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? मद्रास विश्वविद्यालय में। ठीक है, और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? ये 7 अगस्त को, है ना। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इक्विपमेंट लॉन्च किया गया है भी ऐप, वो किसके द्वारा किया गया है? भारतीय रेलवे द्वारा, रक्षा विभाग द्वारा, या गृह विभाग द्वारा, या फिर वित्त विभाग द्वारा? तो ये किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है कि जो समय सारणी है उस पर निगरानी रखी जा सके। और ये ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतज़ार को कम करने में मदद भी करेगा। और भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेन पहली बार 100% अपने निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंची थी, किंतु इन ट्रेनों की कुल संख्या सिर्फ 201 थी। और वो भी किस कारण थी? 201 कम क्यों थी?
क्योंकि कोरोना चल रहा है हमारे यहाँ पे, इसलिए अभी ट्रेन पूरी तरह से सारी ट्रेनें स्टार्ट नहीं की गई है। सिर्फ 201 ट्रेन ही चालू थी, इस कारण से सारी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर पहुँची थी। और आई है बात रेलवे की, तो रेलवे के मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं बीके यादव। कौन है? बीके यादव, है ना, ध्यान रखना। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका में प्रधानमंत्री के हुए चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने, एलएम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने, श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जीत दर्ज की है श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने। किसने? श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इस पार्टी के जो नेता हैं महिंदा राजपक्षे, ये उन्हीं की पार्टी है, और इन्होंने 225 में से 145 सीटों पर जीत हासिल की है। कितनी सीटों पर? 145 पर। और 5 सीटें हैं जो इनकी सहयोगी दल है उन्होंने जीती है। तो टोटल कितनी हो गई? 150 सीटें ये लेके आए हैं, और यही वापस प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जो कि महिंदा राजपक्षे हैं, वो अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री होंगे। और 9 महीने पहले ही इनकी पार्टी थी, उसी ने जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे वो भी इन्होंने जीते थे, और इनके छोटे भाई है वो राष्ट्रपति है फ़िलहाल। तो महिंदा राजपक्षे काफ़ी चर्चा में चल रहे, ध्यान रखना। उनके भाई तो है राष्ट्रपति और खुद हो गया प्रधानमंत्री। और वैसे भारत की दृष्टि से देखें तो ये भारत की विरोधी पार्टी है, और ये चीन के सहयोगी पार्टी है, मतलब चीन का सहयोग करती है ये। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत की किस सोशल ऐप में $100 मिलियन का निवेश किया है? तो कौन सी कंपनी है? रोपशो, एलिमेंट, शेयरिट, कग्जा स्कैनर। तो किस सोशल मीडिया ऐप में किया है इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने? तो ये किया है शेयरिट। इसमें शेयरिट में, है ना, ध्यान रखना। $100 मिलियन का निवेश किया है शेयर चैट पे, सॉरी शेयरिट नहीं, शेयर चैट पे, है ना। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कि कैग कहते हैं, उसका कैग नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी राजीव महर्षि, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी आर.के. माथुर। तो ये किया गया है कैग, किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। और आपको कल का प्रश्न पता ही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू ने कश्मीर का उपराज्यपाल का पद था वो छोड़ दिया था, और उनके स्थान पर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे। और फिलहाल जो गिरीश चंद्र मुर्मू है उनको कैग नियुक्त किया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू आज अपने पद पर बैठेंगे, और वे 14वें नंबर के कैग होंगे। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के कैग होंगे, है ना, ध्यान रखना। 14वें नंबर के कैग होंगे कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना, 14वें नंबर के होंगे। और इससे पहले गिरीश चंद्र वहाँ के उपराज्यपाल थे ही। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, वो गुजरात में जब मोदी सीएम थे उस टाइम पे उनके प्रमुख सचिव भी रह चुके थे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप। और बात आई कैग की, तो कैग की स्थापना हुई थी 1858 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सक्सेना को, प्रदीप कुमार जोशी को, दीपक उप्रेती को, या इनमें से किसी भी नहीं? तो ये किया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। और अरविंद सक्सेना थे इससे पहले थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, और अब बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। और इनका कार्यकाल रहेगा मई 2021 तक। कब तक? मई 2021 तक। और यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में बता दूं तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो आपसे पूछ ले कि यूपीएससी का संबंध किस भाग से है, तो भाग तो होगा 14,
और अनुच्छेद संख्या होंगी 315 से 323। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और बात आई यूपीएससी की, तो यूपीएससी के अध्यक्ष तो आपको पता ही है कि कौन बने अभी, प्रदीप कुमार जोशी। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अधिकतर सबका हमारी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दादर नगर हवेली, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर होगा दादर नगर हवेली ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ना। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया, ये क्या थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी फिल्मकार, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो ये क्या थे? ये थे लेखक। कौन थे? लेखक। और इनका जन्म 8 जुलाई 1929 को ऑरलियंस संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। इन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। कितनी? 6 तो उपन्यास लिखे थे और 4 शॉर्ट स्टोरी भी लिखी थी। और इनकी जो 1965 में चौथी किताब थी द कीपर्स ऑफ द हाउस, उसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, है ना। किसके लिए दिया गया था? द कीप्स ऑफ द हाउस के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है बात है। और इनकी पहली पुस्तक थी वो कौन सी थी? द ब्लैक प्रिंस, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। तो चलते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ। और हमारा आखिरी प्रश्न होता है साइंस से रिलेटेड। तो बात करें आज के अपने साइंस के क्वेश्चन की, तो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कितने प्रतिशत होती है? 50%, 55%, 60% या फिर 45%? तो ये होती है 55%, ठीक है। रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% अन्य कण होते हैं, ठीक है। और रक्त का जो तरल भाग है उसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं। किसको? जो रक्त का तरल भाग है उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। और जो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में है ना, वो प्लीहा में होगा। कहाँ पे होगा? भ्रूण अवस्था में प्लीहा में होता है। और वैसे पूछे तो हमसे कि लाल जो रक्त का निर्माण है वो कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा हमारा आंसर होगा। और हमसे पूछ ले कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो कहाँ होगा? प्लीहा में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, है ना। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी, है ना। और सामान्य जो व्यक्ति है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5.6 लीटर। 5.6 लीटर एक सामान्य व्यक्ति में रक्त होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 7 से ऊपर के क्या होते हैं? क्षारीय। तो ये क्या होगा? हल्का क्षारीय होगा, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी सुझाव हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो वो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहां पर हम डेली की PDF और भी जो भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बातें हैं मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। तो प्लीज़ आप अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।